सबसे पहले तो आप इस मैप को देखिए। इस मैप पे जो हाईलाइटेड पार्ट है वो ऑस्ट्रिया हंगरी है 1914 का। आज ये हिस्सा टूट के कई देशों में बढ़ चुका है, जैसे कि स्लोवेनिया, क्रोएशिया, स्लोवाकिया, चेक रिपब्लिक जैसे कई देश हैं। 1914 में इस पूरे साम्राज्य का राजा था फ्रांस जोसेफ। पहले थोड़ा सा इस ऑस्ट्रिया हंगरी साम्राज्य के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि वहीं से वर्ल्ड वॉर वन की शुरुआत हुई थी। फ्रांस जोसेफ के 4 बच्चे थे, बट फ्रांस जोसेफ को ऐसा लगता था कि इनमें से राजा बनने लायक कोई भी नहीं है, तो इसलिए साल 1889 में उन्होंने अपने भतीजे यानी कि अर्चड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड को राजा बनाने की घोषणा कर दी। बट असली प्रॉब्लम तो तब शुरू होती है जब अर्चड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड की मैरिज को रॉयल मैरिज का दर्जा नहीं दिया जाता है। फाइनली जब 1914 में फ्रांस जोसेफ बीमार पड़ गए तो अर्चड्यूक ने पूरे ऑस्ट्रिया हंगरी साम्राज्य का दौरा शुरू कर दिया। इस दौरे के दौरान 28 अप्रैल 1914 में अर्चड्यूक प्रेजेंट डे बोस्निया के शहर सराजेवो में थे। और उसी दौरान क्या होता है कि बोस्निया में एक रिवॉल्यूशनरी ग्रुप काफी फेमस हुआ करता था जिसका नाम ब्लैक हैंड था। तो जब आर्चड्यूक फ्रांस एक दौरे पर थे तो उसी दौरे पर ब्लैक हैंड ग्रुप के एक रिवॉल्यूशनरी गैब्रिलियो प्रिंसिप ने आर्चड्यूक फ्रांस का मर्डर कर दिया। बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ इस एक घटना की वजह से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया। वर्ल्ड वॉर होने के कई और भी कारण हैं जो हम एक एक करके समझते हैं। देखो, सबसे पहला कारण वर्ल्ड वॉर वन शुरू होने का है वो यूरोपियन पावर इम्बैलेंस का है। यूरोप में 19th सेंचुरी में 3 सबसे बड़े पावर हब हुआ करते थे, जैसे कि ब्रिटेन, फ्रांस और पोर्टुगल। बट ईयर 1871 में जर्मनी का यूनिफिकेशन होता है और बिस्मार्क की लीडरशिप में जर्मनी एक वर्ल्ड पावर बन के उभरता है। अगर आप इस मैप के जरिए देखोगे तो जर्मनी की जो पोजीशन है यूरोप में वो बहुत वल्नरेबल है। तो इसलिए बिस्मार्क ने वेब ऑफ ट्रीटीज बना रखी थी अलग अलग कंट्रीज से, जिसमें डुअल अलायंस और ट्रिपल अलायंस शामिल था ताकि वो खुद को सेफ रख सकें। दूसरी जो सबसे बड़े वर्ल्ड वॉर वन के कारण है वो है सीक्रेट ट्रीटीज का। जर्मनी के यूनिफिकेशन के बाद यूरोप में एक थर्ड फ्रंट खड़ा हो गया था, जिसके बाद यूरोप में बहुत सारी सीक्रेट ट्रीटीज होने लगी थी। और इन्हीं सीक्रेट ट्रीटीज में से 2 सबसे इंपॉर्टेंट ट्रीटीज थी। साल 1882 में हुए ट्रिपल अलायंस, जिसमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और इटली शामिल थे, और दूसरा साल 1907 में हुए ट्रिपल ऑन्टॉन्ट, जिसमें फ्रांस, रशिया और ब्रिटेन शामिल थे। यही दोनों ट्रीटीज को देखते हुए आप ये कह सकते हो कि यूरोप अब 2 हिस्सों में बढ़ चुका था। तीसरा जो वर्ल्ड वॉर वन का कारण था वो था मिलिटरिज्म। लेट 19th सेंचुरी में और अर्लियर 20th सेंचुरी में मिलिटरिज्म अपने पीक पे था। जर्मनी में उस टाइम पर सबसे ज्यादा मिलिटरिज्म हुआ करता था। वहां के जो राजा थे काइसर विलेम, वो बहुत ज्यादा अपने मिलिट्री कमांडर्स पे रिलाई करते थे, और जो लेजिस्लेचर था राइक्सटैग, उसका कंट्रोल कुछ भी नहीं था मिलिट्री। क्रीमियन वॉर, बोर वॉर और रूसो जापानीज वॉर में फेलियर के बाद मिलिटरिज्म अपने पीक पे था यूरोप में। दोनों कंट्रीज यानी कि ब्रिटेन और जर्मनी ने अपने अपने इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन को यूज किया था मिलिटरिज्म को और बढ़ाने के लिए, और मिलिटरिज्म की इस रेस में ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, इन जैसी सारी कंट्रीज शामिल थी। चौथा जो वर्ल्ड वॉर वन का कारण था वो इंपीरियलिज्म का था। इंपीरियलिज्म के मामले में ब्रिटेन सबसे आगे था और ऑलमोस्ट पूरे वर्ल्ड का 25% पार्ट ब्रिटेन के अंडर आता था। इस मैप पे जो रेड पार्ट है वो पूरा ब्रिटेन की टेरिटरी हुआ करती थी। और जब यूरोप में जर्मनी, इटली, ऑस्ट्रिया हंगरी जैसी कंट्रीज खड़ी हुई तो इन्होंने भी इंपीरियलिज्म के मॉडल को अपनाने की कोशिश की, और इस इंपीरियलिज्म की रेस को स्क्रैम्बल फॉर अफ्रीका भी कहा जाने लगा, जिसका ऑब्जेक्टिव सिर्फ क्लियर था कि अफ्रीका पे कब्जा करना था। इस इंपीरियलिज्म की रेस में फ्रांस, जर्मनी, बेल्जियम जैसे देश भी शामिल हो गए थे। पांचवा जो कारण बना वर्ल्ड वॉर वन का वो नेशनलिज्म था। एक्चुअली में नेशनलिज्म क्या होता था कि 19th सेंचुरी में पूरे यूरोप में नेशनलिज्म की एक भावना आ गई थी। इसकी शुरुआत काइसर विलियम II ने जर्मनी में की थी, और जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली जैसे देशों को ऐसा लगने लगा कि बिना वॉर लड़े कोई भी देश महान नहीं बन सकता है। छठवां जो कारण बना वर्ल्ड वॉर वन का वो रिलीजियस इंटीग्रेशन था। 19th सेंचुरी के टाइम पे लोगों में ये भावना बहुत ज्यादा आने लगी कि सेम कास्ट, सेम रिलीजन और सेम लैंग्वेज के लोग अगर एक साथ रहेंगे और मिलके काम करेंगे तो उनकी दुनिया में एक अलग पहचान होगी। और इसी रीजन के बेसिस पे जर्मनी और इटली का यूनिफिकेशन भी होता है बाद में। अब जर्मनी और इटली के यूनिफिकेशन को देख के बाल्कन नेशंस भी यूनाइट होना चाहते थे, और इस समय पे बाल्कन नेशंस टर्की के अंडर में आते थे, यानी कि ऑटोमन एम्पायर के अंडर में आते थे। ये सारे तो लॉन्ग टर्म रीजंस थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के शुरू होने के। बट जो मुख्य कारण था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू होने का वो ऑस्ट्रिया हंगरी के प्रिंस यानी कि फ्रांस फर्डिनेंड का मर्डर था। मर्डर करने वाले गैब्रिलियो प्रिंसिप एक सर्बियन थे, बट फ्रांस फर्डिनेंड के मर्डर के तुरंत बाद ऑस्ट्रिया हंगरी ने सर्बिया पे अटैक नहीं किया, बल्कि ऑस्ट्रिया हंगरी और जर्मनी का एक अलायंस था। ऑस्ट्रिया ने जर्मनी से पूछा कि हम सर्बिया पे अटैक करने वाले हैं, इसमें अगर रशिया इंटरवीन करता है सर्बिया के साइड से तो क्या जर्मनी ऑस्ट्रिया हंगरी का सपोर्ट करेगा। इसके बाद जर्मनी सपोर्ट करने के लिए रेडी हो जाता है, और इसको जो वादा जर्मनी ने ऑस्ट्रिया हंगरी से किया था इसको कहते हैं कि ऑस्ट्रिया हंगरी ने जर्मनी से एक ब्लैंक चेक साइन करवाया था। फाइनली ऑस्ट्रिया हंगरी ने सर्बिया को एक नोटिस भेजा कि हमारी ये डिमांड्स हैं, तुम्हारी डिमांड्स मानो वरना हम तुम पर अटैक कर देंगे।
ऑब्वियसली वो डिमांड्स इतनी मुश्किल थी कि सर्बिया ने मानने से मना कर दिया और फिर ऑस्ट्रिया हंगरी ने सर्बिया पे अटैक कर दिया। जैसे ही ऑस्ट्रिया और सर्बिया का वॉर डिक्लेयर होता है, वैसे ही रशिया और फ्रांस का अलायंस वॉर में सर्बिया के साइड से एंटर कर जाता है और जर्मनी पे अटैक करने का प्लान करने लगता है। फाइनली थोड़े टाइम बाद ब्रिटेन भी जुड़ जाता है रशिया और फ्रांस के साथ। तो पूरे यूरोप को अगर आप देखो ध्यान से, तो ये अब दो हिस्सों में बढ़ चुके हैं, जहां पे एक तरफ ऑस्ट्रिया हंगरी है, जर्मनी है और ओटोमन साम्राज्य है, जिनको सेंट्रल पावर्स भी कहते हैं। वहीं दूसरे साइड ब्रिटिश, फ्रांस और रशिया का एक ट्रिपल ऑन्टॉन्ट, जो मैंने आपको पहले बताया था, वो बन जाता है। बाद में इसी ट्रिपल ऑन्टॉन्ट में अमेरिका भी शामिल हो जाता है और बाद में फिर ये फोर्सेस को अलाइड फोर्सेस कहने लगते हैं। जर्मनी को आप अगर मैप पे देखो तो एक साइड से रशिया है और दूसरे साइड से फ्रांस है। जर्मनी को पता था कि रशिया और फ्रांस अगर दोनों कंट्रीज एक साथ जर्मनी पर अटैक करेंगी, तो जर्मनी के पास उसके लिए अपना एक प्लान रेडी था। उस प्लान का नाम था द स्क्लिफन प्लान। इस प्लान में जर्मनी ने सोचा था कि पहले वो अटैक करेंगे काफी स्पीड में फ्रांस पे, क्योंकि फ्रांस एक छोटी कंट्री है, और पेरिस को कब्जा करेंगे और फिर रशिया पे ध्यान देंगे, फिर रशिया के साइड जाएंगे। तो जैसे ही 28 जुलाई 1914 को ऑस्ट्रिया हंगरी के एम्पायर ने सर्बिया पे वॉर डिक्लेयर किया, वैसे ही जर्मनी ने भी अपना ये स्क्लिफन प्लान को एक्शन में डाल दिया। जर्मनी ने पहले बेल्जियम को इन्वेड किया। हालांकि बेल्जियम एक न्यूट्रल कंट्री थी और एक बैटल ऑफ लीज हुआ था, जिसमें जर्मनी ने बेल्जियम को बर्बाद कर दिया और 15 अगस्त 1914 को लीज का जो शहर था उस पर पूरा कैप्चर कर लिया। जर्मन का जो प्लान था कि बेल्जियम के थ्रू फ्रांस तक जाएंगे और पेरिस को जल्दी से कैप्चर कर लेंगे, वैसा हो भी रहा था। बट फाइनली बैटल ऑफ मान में जर्मनी को रोका गया और जर्मन आर्मी और ब्रिटेन आर्मी, फ्रांस की आर्मी आमने सामने आ गई। कुछ दिनों तक लड़ने के बाद कोई नतीजा नहीं निकल पाता है, एकदम स्टेलमेट जैसी सिचुएशन हो गई थी और इसी पॉइंट पे ट्रेंच वॉरफेयर शुरू हो जाता है। दोनों साइड की आर्मी ट्रेंचेस खोद के उसमें पोजीशंस ले ली थी। इस ट्रेंच वॉरफेयर में बहुत नुकसान हुआ था पूरे वर्ल्ड का, और इसमें इतनी डेडली बैटल होती थी कि बहुत सारी कैजुअलिटीज होती थी इसमें। कुछ डेडली बैटल जैसे कि बैटल ऑफ वर्डन, ये बैटल चला था फरवरी 1960 से दिसंबर 1916 तक। इस बैटल में कहा जाता है कि टोटल 1 मिलियन से भी ज्यादा कैजुअलिटीज हुई थी। दूसरी ट्रेंच वॉरफेयर की सबसे घातक लड़ाई हुई थी, जिसको कहा जाता है बैटल ऑफ सॉम, और ये लड़ाई हुई थी जुलाई 1916 और नवंबर 1916 के बीच में। इसमें एक तरफ ब्रिटिश लोग और दूसरी तरफ जर्मन लोग थे। तो इस तरह से हमने देखा कि वेस्टर्न फ्रंट पे एक स्टेलमेट जैसी सिचुएशन हो गई है। इसलिए ब्रिटिश और फ्रेंच ने सोचा कि ऑटोमन एम्पायर, जो सेंट्रल फोर्सेस का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, उस पर अटैक करना सही होगा। ब्रिटेन के पास एक स्ट्रॉन्ग नेवी थी। उन्होंने सोचा कि नेवी को यूज करके वो स्टेट ऑफ डार्डनल्स पर जाएंगे और टर्क्स को अटैक करेंगे, बट ऐसा हो नहीं पाता है। फिर एक फेलियर के बाद ब्रिटिशर्स ने सोचा कि रेडिंग से काम नहीं चलेगा, हम एक फुल फ्लेजेड कैंपेन करेंगे। और फिर जनवरी 1916 में ब्रिटेन ने एक गैलीपोली कैंपेन लॉन्च किया। इस लड़ाई में बहुत सारे इंडियन सोल्जर्स ने ब्रिटिश के साइड से लड़ाई लड़ी थी। फाइनली गैलीपोली कैंपेन भी बहुत बुरी तरह से फेल हो जाता है और लगभग 2.5 लाख कैजुअलिटीज होती हैं इसमें। ब्रिटिश का बहुत ज्यादा नुकसान होता है। फाइनली ब्रिटिश को वहां से रिट्रीट करना पड़ता है और उनके दोनों अटैक्स का कोई फायदा नहीं होता है और ऑन्टर्न पावर्स के पास अब एक ही जरिया बचता है, वो बचता है इटली का। स्टार्टिंग में तो इटली सेंट्रल पावर्स की तरफ था, बट इटली ने अपनी एक ऑलरेडी सीक्रेट ट्रीटी साइन कर ली थी अलाइड फोर्सेस के साथ, जिसको ट्रीटी ऑफ लंदन कहा जाता है। तो इटली ने जब 1915 में एंट्री की तो उनका सामना हुआ ऑस्ट्रिया हंगरी के साथ, और इन दोनों कंट्रीज के बीच में कम से कम 12 बार बैटल ऑफ इसोंजो होता है, और 12th बैटल में ऑस्ट्रिया हंगरी को सपोर्ट मिला जर्मनी का, और इन्होंने मिलकर हरा दिया इटली को। इटली का एकदम लास्ट पार्ट बचा हुआ था, तब ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका की अपनी फोर्सेस आ जाती हैं जो इटली की हेल्प करती हैं, और फाइनली ऑस्ट्रिया हंगरी और जर्मनी को पीछे ढकेलना शुरू कर देते हैं। ये तो बात हो गई इटालियन फ्रंट पे, जहां पे अलाइड फोर्सेस को एडवांस करने में मदद मिल रही थी। अब हम बात करते हैं ईस्टर्न फ्रंट की। यहाँ पे वॉर स्टार्टिंग में रशियंस और जर्मन्स दोनों के बीच में हो रहा था। दोनों अपनी अपनी लाइन डिफेंड कर रहे थे। रशियंस लगातार जर्मन डिफेंस को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, बट कर नहीं पा रहे थे। रशिया के ईस्टर्न फ्रंट पर रेगुलर अटैक की वजह से जर्मनी को अपने कुछ ट्रूप्स जो वेस्टर्न फ्रंट से हटा के ईस्टर्न फ्रंट पर डालना पड़ा, और इसीलिए कहा जाता है कि जर्मनी की जो बैटल ऑफ मार्न में हार हुई वो इसी वजह से हुई। बट ईस्टर्न फ्रंट पे रशिया और जर्मनी की लड़ाई ऑलमोस्ट 1914 से 1916 तक चली थी, और कहा जाता है कि इस टाइम पे रशिया की इंटरनल सिचुएशन बहुत खराब हो गई थी, भुखमरी जैसी सिचुएशन आ गई थी, और आर्मी के अंदर भी रिबेलियन शुरू हो गया था। और फाइनली अक्टूबर 1917 में एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन हुआ, जिसमें रशिया के राजा जार निकोलस II को मार दिया गया और रशिया की सत्ता व्लादिमीर लेनिन के हाथ में आ गई। लेनिन के पावर में आते ही उन्होंने अनाउंस किया कि रशिया अब इस वॉर में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। फाइनली जर्मनी और रशिया के बीच में एक ट्रीटी साइन हुई, जिसको ट्रीटी ऑफ ब्रेस्ट लिटोव्स्क कहा जाता है। इस ट्रीटी में रशिया को अपनी बहुत सारी जमीन जर्मनी को देनी पड़ी, और इस तरीके से ईस्टर्न फ्रंट की लड़ाई खत्म हो जाती है। और वेस्टर्न फ्रंट पे भी कुछ ज्यादा मूवमेंट नहीं हो रही थी, बट वर्ल्ड वॉर 1 सिर्फ यूरोप तक सीमित नहीं था। इसका एक बहुत बड़ा पार्ट अफ्रीका के कॉन्टिनेंट पे भी चल रहा था, और वहां पे अलाइड फोर्सेस ने मिलकर जितनी जर्मन कॉलोनीज थी उन पर अटैक करना शुरू कर दिया। जर्मनी को वीक करने के लिए सबसे पहले उन्होंने ईस्ट अफ्रीका से शुरू किया,
जो आज के टाइम पे तंजानिया, रवांडा और बुरुंडी जैसी कंट्री हैं, वहां उस टाइम पे जर्मन कॉलोनीज थी। पहले अलाइड फोर्सेस ने इनको जीतने की कोशिश की, बट जर्मनी ने गुरिल्ला वॉरफेयर यूज करके अलाइड फोर्सेस को मोस्टली हरा दिया वहां पर। दूसरा था साउथ वेस्ट अफ्रीका कैंपेन, आज जिसको नामीबिया कहते हैं, और उस टाइम पर जर्मनी का वहां पे कंट्रोल हुआ करता था। अलाइड फोर्सेस ने नामीबिया को जीत के अपने कंट्रोल में कर लिया और इस तरीके से उन्होंने वहां पे जर्मनी को हरा दिया। इसके अलावा वेस्ट अफ्रीका और कैमरून के कॉन्क्वेस्ट में भी अलाइड फोर्सेस की जीत हुई। इसके अलावा टोबो लैंड कैंपेन, जो प्रेजेंट डे टोबो है, वहां पे भी अलाइड फोर्सेस ने जर्मनी को डिफीट कर दिया। फाइनली अफ्रीका की लड़ाई खत्म होती है 25 नवंबर 1918 में, जब जर्मन जनरल लेटॉफ वॉरबर्ग ने सरेंडर कर दिया। वर्ल्ड वॉर 1 में जापान ने भी पार्टिसिपेट किया था अलाइड पावर्स के साथ। जापान चाहता था कि साउथ पैसिफिक का जो रीजन है, वहां पर जितनी भी यूरोपियन कॉलोनीज हैं, उन पे यूरोप का नहीं बल्कि जापान का कब्जा होना चाहिए। जापान ने 1914 में जर्मनी पे वॉर डिक्लेयर किया और तुरंत जो जर्मनी की टेरिटरी थी चाइना में, सिंगताओ, उसको उन्होंने कैप्चर कर लिया। इसके बाद जापान को काफी रिकॉग्निशन मिलता है वर्ल्ड लेवल पे और सारी कंट्रीज जापान को भी एक सुपर पावर की तरह ट्रीट करने लगती हैं। अभी तक हमने बात की आर्मी की, बट वर्ल्ड वॉर 1 में नेवी का भी बहुत ज्यादा रोल था, खास तौर से ब्रिटिश नेवी का। वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम पर ब्रिटिश की जो नेवी थी वो दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्ग नेवी हुआ करती थी, और जब वर्ल्ड वॉर 1 शुरू होता है 1914 में, तब ब्रिटेन ने अपनी नेवी का यूज करके जर्मनी के अराउंड एक नेवल ब्लॉकेड बना दिया था, जिससे कोई भी कंट्री जर्मनी के साथ ट्रेड ना कर सके। इस ब्लॉकेड को तोड़ने की कई बार जर्मनी ने कोशिश की। इसी कोशिश में 1915 में एक बैटल हुआ था, जिसको बैटल ऑफ डॉगा बैंक कहते हैं, जिसमें ब्रिटिश नेवी की जीत हुई थी जर्मनी के ऊपर। इसके बाद 1916 में एक और बैटल हुआ था, इसको बैटल ऑफ जटलैंड कहते हैं, और ये कहा जाता है कि वर्ल्ड वॉर 1 का सबसे बड़ा नेवल इंगेजमेंट था। इस बैटल में भी जर्मनी हार जाता है और फाइनली जर्मनी को बहुत ज्यादा नुकसान होता है। लगातार 2 डिफीट्स के बाद जर्मनी ने वर्ल्ड वॉर 1 में पहली बार अनरिस्ट्रिक्टेड सबमरीन वॉरफेयर शुरू किया, मतलब यू बोट्स का यूज किया। ये यू बोट्स पानी के नीचे रहकर बड़े बड़े जो ब्रिटिश शिप्स थे उनको डुबाना शुरू कर देती हैं, और शुरू में तो जर्मनी को इन यू बोट से बहुत फायदा होता है, बट यही यू बोट्स कारण बनती है यूएसए का वर्ल्ड वॉर 1 में शामिल होने की। जब वर्ल्ड वॉर 1 शुरू हुआ था तब यूएसए न्यूट्रल था और दोनों साइड की कंट्रीज के साथ ट्रेड कर रहा था। इसी ट्रेड के लिए बहुत सारी अमेरिकन शिप्स जो हैं वो ब्रिटेन जाती थी, और जब जर्मन यू बोट्स उनको डुबा देती थी तो ऑब्वियसली यूएस काफी ऑफेंड हो गया था। 1915 में एक और इंसिडेंट होता है जब जर्मन यू बोट्स ने एक पैसेंजर शिप को अटैक किया, जिसमें 128 अमेरिकन मारे जाते हैं। फाइनली एक बहुत बड़ा इंसिडेंट होता है जहां पे जर्मनी का एक सीक्रेट टेलीग्राम अमेरिकन सीक्रेट सर्विस के हाथ लग जाता है, और जर्मनी का जो प्लान होता है यूएसए के खिलाफ, वो यूएसए को पता चल जाता है, और फाइनली इसी टेलीग्राम के पकड़े जाने के बाद यूएसए ने जर्मनी पे अटैक कर दिया था। जो ये टेलीग्राम लीक हुआ था इसको जिमरमैन टेलीग्राम कहते हैं। 1917 में जब अमेरिका वॉर डिक्लेयर कर देता है जर्मनी पे, तब जर्मनी के सामने एक चीज क्लियर हो जाती है कि अगर अमेरिका इस वॉर में शामिल हो जाता है तो अलाइड फोर्सेस बहुत स्ट्रांग हो जाएंगी। और इससे पहले यूएसए आए, जर्मनी ने वेस्टर्न फ्रंट पे जहां ट्रेंच वॉरफेयर चल रहा था वहां पे एक फाइनल ऑफेंसिव लॉन्च किया, जिसको स्प्रिंग ऑफेंसिव कहा जाता है। जिसका ऑब्जेक्टिव क्लियर था कि फ्रेंच डिफेंस को तोड़ के पेरिस तक कैप्चर करना है। यह ऑफेंसिव इनिशियली काफी सक्सेसफुल होता है, बट फाइनली फ्रेंच और ब्रिटिश को लोग मिलकर जर्मन्स को हरा देते हैं और ये स्प्रिंग ऑफेंसिव भी फेल हो जाता है। जर्मन्स को अब समझ आ जाता है कि अलाइड फोर्सेस अब लगभग हर फ्रंट पे जीतने लगे हैं और यूएसए के ज्वाइन करने के बाद बहुत स्ट्रांग हो चुके हैं। फाइनली अलाइड फोर्सेस ने एक 100 डेज ऑफेंसिव लॉन्च किया और जर्मनी को बहुत पीछे तक ढकेल दिया, और इस ऑफेंसिव के बाद समझ आने लगता है कि जर्मनी अब जल्दी ही एक ट्रीटी की बात करेगा। दूसरी तरफ 1918 आते आते ऑटोमन एम्पायर के अंदर की सिचुएशन बहुत खराब हो जाती है और वो समझ जाते हैं कि इस वॉर में अब कुछ बचा नहीं है, तो ऑटोमन एम्पायर ने अपनी एक सेपरेट ट्रीटी साइन कर ली अलाइड फोर्सेस के साथ और वर्ल्ड वॉर 1 से बाहर हो गए। ऑटोमन एम्पायर को देखते हुए नवंबर 1918 में ऑस्ट्रिया हंगरी ने भी अलाइड फोर्सेस के साथ एक ट्रीटी साइन कर ली और वो भी वॉर से बाहर हो जाते हैं। बट जर्मन्स ने एक बात तय कर रखी थी कि वो सरेंडर नहीं करेंगे बल्कि आर्मिस्टिस साइन करेंगे। सरेंडर और आर्मिस्टिस में बेसिकली ये फर्क होता है कि सरेंडर जो कंट्री करती है उसे कोई भी टर्म्स एंड कंडीशंस को नहीं माना जाता है, वही आर्मिस्टिस साइन करते हैं जहां पर वो एक तरीके का समझौता होता है जिसमें दोनों कंट्रीज की डिमांड्स को ध्यान में रखा जाता है। फाइनली 11 नवंबर 1918 को 11 बजे सीज फायर साइन हो जाता है जर्मन और अलाइड फोर्सेस के बीच में, और फाइनली वेस्टर्न फ्रंट पे गोलियां चलनी बंद हो जाती हैं। वर्ल्ड वॉर 1 का सारा ब्लेम जर्मनी पर डाल दिया जाता है और 1990 में ट्रीटी ऑफ वर्साई साइन की जाती है, जिसमें वर्ल्ड वॉर 1 में जितना भी नुकसान हुआ था अलाइड फोर्सेस का उसकी सारी भरपाई जर्मनी को करनी थी। इस ट्रीटी के बाद एक लीग ऑफ नेशंस बनाया जाता है कि यूरोप में अगर फ्यूचर में कोई ऐसी दिक्कत हो तो उस लीग ऑफ नेशंस में बैठ के उस पर डिस्कशन हो सके ताकि वर्ल्ड वॉर 1 जैसी सिचुएशन दोबारा नहीं आए। लेकिन इस लीग ऑफ नेशंस में फाइनली जर्मनी को शामिल नहीं किया जाता है और ट्रीटी ऑफ वर्साई और लीग ऑफ नेशंस में ना शामिल किए जाने के ये 2 सबसे बड़े कारण बनते हैं जर्मनी के लिए कि वो वर्ल्ड वॉर 2 के लिए रेडी हो जाता है 1939 में।